तेजस्वी यादव की भूमिका दुर्योधन की तरह है। शैडो बनकर के पीछे पीछे अपनी राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। वो साफ बताता है कि वो जल्दी ही फरार होंगे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं करते हैं और करने से बचते भी हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ये क्यों कहा। देखिए, महाभारत शुरू हो चुका है और बिहार के महाभारत के बारे में यदि मैं आपके सामने बात कर लूं तो निश्चित रूप से बिहार का महाभारत उस महाभारत से जरा भी कम नहीं है जो हस्तिनापुर के लिए हुआ था। हस्तिनापुर को बिहार मान लीजिए आप, और इसके युद्ध की अगर चर्चा करें तो 5 पांडवों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब ये बात अलग है कि पांडव और कौरव सेना को आप कैसे डिवाइड करते हैं, लेकिन एक तरह से आप मान के चलिए कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक धर्म युद्ध की तरह है और एक युग परिवर्तन का ये चुनाव है जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा था। इस बार भी इस चुनाव में चर्चा दुर्योधन की होने लगी है, तो वहीं इस चर्चा में और भी कई पात्र आ गए हैं। भीष्म पितामह की चर्चा होने लगी है और इस चर्चा ने इस महाभारत 2025 को कहीं ना कहीं इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि उस महाभारत से तुलना करके देखा जाए। बिहार जिस परिस्थिति में है और आज़ादी के बाद 79 सालों में बिहार ने जिस तरह से प्रगति की है, हम उसका सिलसिलेवार ढंग से, चूंकि चुनावी साल है और हमारा फर्ज बनता है कि बिहार में इन 35 सालों में या फिर 79 सालों में क्या कुछ हुआ हम आप तक पहुंचाएं। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, ये सारी चीजें हम आपके सामने पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि ये बात स्पष्ट हो सके कि आप जब वोट करने जाएं तो आपको ये पता हो कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार में जैसे ही दुर्योधन का नाम आया तो भीष्म पितामह की भी एंट्री हो चुकी है और दोनों की एंट्री के बाद आप समझ सकते हैं कि बिहार में निश्चित रूप से इसे एक महाभारत का ही रूप दिया जा रहा है। 2 खेमे आपस में भिड़ रहे हैं और बाकी के लोग इसमें अपने अपने हिसाब से अपनी सहभागिता, अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। ये पूरी कहानी हम आपको लेकर के जो आए हैं, इस कहानी में कई पात्र हैं जो अपने अपने हिसाब से इस धर्म युद्ध में, या कहा जाए कि इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाएंगे। बिहार में सबसे पहले दुर्योधन की चर्चा हुई और दुर्योधन का नाम लेने वाले प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर ने खुल करके ये बात कहा कि तेजस्वी यादव की भूमिका दुर्योधन की तरह है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात की भी चर्चा हो गई कि भीष्म पितामह की तरह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की भूमिका अब इसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। आपको याद होगा कि भीष्म पितामह सत्ता के साथ थे, क्योंकि सत्ता के साथ रहना उनकी मजबूरी थी, धर्म उनके लिए वही कह रहा था। तो क्या वास्तव में नीतीश कुमार इस भूमिका में हैं? ऐसे में अकाउंटेबिलिटी जो है, किसने क्या भूमिका निभाई, उन सब की चर्चा होगी। चर्चा लालू प्रसाद के 15 साल के शासन की भी होगी, जिसकी चर्चा तो अक्सर हर चुनाव में हो जाती है। लालू प्रसाद ने अच्छे काम किए, उसकी चर्चा भले ही ना हो, लेकिन लालू प्रसाद के शासनकाल में जो काम हुए हैं और जिन काम के चलते लालू प्रसाद के शासनकाल को जंगल राज की उपाधि दी गई, उस संज्ञा से उसको सुशोभित किया गया, ये तो सब कोई को पता है। तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ये कहकर के प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया, जंग ऐलान कर दिया कि वो इस युद्ध में किसके साथ है। हालांकि प्रशांत किशोर बार बार ये बात कहते हैं कि प्रशांत किशोर किसी के साथ नहीं है, वो एक अलग युद्ध लड़ रहे हैं और दोनों के खिलाफ उनके युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इस युद्ध में उनकी भूमिका जो है वो बिहार में बदलाव की है। तो क्या प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं, अब तक जो कहते आ रहे हैं, उन बातों में ज्यादा दम है, या फिर प्रशांत किशोर अब जो कहने लगे हैं उसमें ज्यादा दम है? कहने वाले तो ये भी बात कर रहे हैं। अभी संजय जायसवाल का मैंने एक ट्वीट देखा है, उन्होंने एक्स पे लिखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, साफ तरीके से उन्होंने लिखा है कि प्रशांत किशोर जिस तरह की रणनीति और जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो साफ साफ लग रहा है कि उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी और उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उदय सिंह को सामने करके वो जिस तरह से अब
शैडो बन करके पीछे पीछे अपनी राजनीति करना शुरू कर चुके हैं, वो साफ बताता है कि वो जल्दी ही फरार होंगे। खैर, संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर की लड़ाई तो एक अलग लड़ाई है, लेकिन बिहार की लड़ाई की जब बात करेंगे तो इसमें आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि बिहार के इस 35 साल के 2 खंडों में विभाजित किया गया है। एक खंड जहां लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासनकाल था, और दूसरा खंड जहां नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं। इस शासन को लेकर के कई आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। उन आंकड़ों ने बहुत सारी बातें कही है। 2004 से लेकर के जो अब तक, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2005 से पहले का जो बिहार था, 2004 तक इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि फरवरी में एक चुनाव हुआ था, जिस चुनाव के बाद कोई सरकार नहीं बनी थी 2005 में, और उसके बाद 6 महीने का बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। इसी बीच में अक्टूबर में चुनाव हुए और नीतीश कुमार सत्ता में आए, जो अब तक बरकरार है। और उनके हिसाब से ही चाहे नीतीश कुमार इधर हो या उधर हो, सत्ता उन्हीं के हाथ में रहती है और सत्ता के शीर्ष पर वही रहते हैं। अगर बीच के 9 महीने को छोड़ दें जहां उन्होंने अपने हाथों से जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, इन सभी परिस्थितियों को देखें 2005 से लेकर के 2010 तक जो परिस्थिति थी, उसमें अपराध में जो पत्र पत्रिकाओं में आप गूगल सर्च करेंगे, या फिर 2005 के जो लोग हैं, उससे पहले जिन लोगों ने बिहार की राजनीति को देखा है, सियासत को देखा है, वो साफ तरीके से इस बात को कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो बिहार अलग बिहार था और ये बिहार अलग बिहार है। इस बीच में आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार की तारीफ करना शुरू कर चुके हैं प्रशांत किशोर। तो क्या प्रशांत किशोर को यह समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं? नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती है, या फिर उनकी भूमिका क्या होगी? हालांकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर उनके विधायक जीत करके आते हैं जिससे कि उनकी सरकार नहीं बनती है, तो वो अपने विधायकों को स्वतंत्र कर देंगे कि वो जिसे भी समर्थन देना चाहे वो दे सकते हैं। यानी उन्होंने एक संकेत तो साफ कर दिया है कि यदि आपको सरकार बनाना है और प्रशांत किशोर के पास विधायक हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो विधायक आपके हो जाएंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को उन्होंने निश्चित रूप से, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को भीष्म पितामह कह रहे हैं और दुर्योधन की भूमिका में प्रशांत किशोर देख रहे हैं तेजस्वी यादव को, तो इस बीच में प्रशांत किशोर ने और भी बातें कही है। सिर्फ प्रशांत किशोर की बात क्यों करें, बाकी की जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस परिस्थिति में बिहार है, उसमें बिहार को 2005 से पहले क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता था। क्राइम कैपिटल की उपाधि दी गई थी, और कई आंकड़े हैं जिन आंकड़ों को देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है। तेजस्वी ने भी पटना में नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया, और इसके साथ साथ उन्होंने साफ साफ कहा है कि शैडो आंख भले ही रहते हुए नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं, रिटायर्ड अफसर हैं, अधिकारी हैं, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रहे हैं नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम भ्रष्टाचारियों को पनाह देने के लिए काम कर रहे हैं, ये भी बात उन्होंने कही है। इस पर सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव को कोई नैतिकता नहीं है भ्रष्टाचार पर बोलने का, अपराध पर बोलने का, क्योंकि जंगल राज, भ्रष्टाचार और अपराध उनके पिता और माताजी के 15 साल के शासन का सबसे अहम मुद्दा था, जो दुनिया जानती है और जिसके कच्चे चिट्ठे अखबारों में, इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं। इन सभी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो बात कही, उसको लेकर के ये बात साफ नजर आ रहा है कि अब कांग्रेस का भी एंगल बदला है। तो क्या कांग्रेस के एंगल बदलने से तेजस्वी यादव के बयान और भाषा बदले हैं? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं करते हैं और करने से बचते भी हैं। ये बातें तो सभी करते हैं। जो भी नीतीश कुमार के अगेंस्ट में रहता है वो भी नीतीश कुमार को डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहता है, कुछ लोगों को छोड़ दें। जैसे आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर कुछ दिनों तक नीतीश कुमार को डायरेक्ट अटैक करते थे, लेकिन उनका भी अब भाषा और स्वर दोनों बदल चुका है। प्रशांत किशोर ने जैसे ही तारीफ की, उसके बाद से लोगों के जहन में एक बात आने लगी कि क्या प्रशांत किशोर ने वो चैप्टर पलट दिया है, वो पन्ना ही पलट दिया है जिस पन्ने को लेकर के वो नीतीश कुमार को घेरते थे, उनके 20 साल के शासन को कुशासन बताते थे। जबकि फैक्ट यही है, आंकड़े बताते हैं, अखबार के पन्ने भरे पड़े हैं कि जब नीतीश कुमार 2005 में आए तो 2005 से 10 के उनके शासनकाल को स्वर्णिम बिहार का शासनकाल कहा जाता है। उस बीच में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया वो सभी को पता है, और उसके बाद बिहार में एक नया अध्याय शुरू हुआ।
अध्याय ये शुरू हुआ कि जो अपराधी थे, भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे, वो बिहार से पलायित हो गए थे, पलायन करके वो बाहर चले गए थे। एक पलायन की चर्चा हमने की आपको कि जब लालू प्रसाद का 1990 से लेकर के 2005 तक का शासनकाल रहा, उस शासनकाल में बिहार में जो परिस्थितियां थी, अपहरण, लूटमार, रंगदारी, छिनछोरी, ये जो घटनाएं थी, इसके चलते यहां से व्यापारी पलायन किए थे। तो दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार 2005 में आए तो 2005 से 10 का काल था जिसमें अपराधी बिहार से पलायन कर रहे थे। नीतीश कुमार अपनी जीत के पक्के हैं। शराबबंदी उनका एक अहम फैसला है, जिस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने मुड़ करके उस पर नहीं देखा है। सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तेजस्वी का कहीं ना कहीं एक बार फिर से ग्राफ डाउन हुआ है। जो तेजस्वी पिछले महीने तक, जब तक राहुल गांधी ने यात्रा नहीं किया था, पहले तो उस सर्वे रिपोर्ट, दूसरा नीतीश कुमार की लगातार घोषणाएं, जो घोषणाएं लंबित थी, अवेटेड थी, जिसकी चर्चा हमारे संपादक नमन मिश्रा जी लगातार कर रहे थे, पिछले 5 महीनों से वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचानक से ब्लास्ट करेंगे और वो ब्लास्ट होगा बिहार में एक नए अध्याय के शुरुआत का। नीतीश कुमार ने कई फैसले लिए, कई घोषणाएं की, जिन घोषणाओं ने बिहार के लोगों के जहन पर एक बार फिर से नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बनाया है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हमने कई सर्वे कराए हैं, कई रिपोर्ट्स हैं। जब हमारे लोग जा रहे हैं और जाकर के लोगों से पूछ रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, तो लोगों का मानना यह है कि नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया और नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे प्राप्त हो रहा है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के उस स्वर्णिम काल का, जिसमें नीतीश कुमार ने अपने इस 20 साल में 2005 से 10 तक जिस तरह से एक्ट किया, सुशासन बाबू का तमगा उनको मिला, न्याय के साथ विकास की बात होने लगी, और वहां से जब अपराधियों का पलायन होने लगा, भ्रष्टाचारियों का पलायन बिहार से होने लगा, तो लोगों को संतुष्टि हुई, भरोसा हुआ कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से सुशासन के प्रतीक है और इनके राज में बहुत कुछ बदलेगा, और बदला भी। आपने देखा कि स्कूलों में बच्चियों का स्थिति, महिलाओं का जिस तरह से उन्होंने मेन स्ट्रीम में ला करके खड़ा कर दिया, ये साफ साफ बताता है कि बदला है बिहार। और अंत में जब लगातार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की बुराई करने की कोशिश कर रहे थे, खोज रहे थे वैसे कारण जिससे नीतीश कुमार को घेरा जा सके, जब नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार तो स्वच्छ हैं, नीतीश कुमार तो साफ हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उन पर उनका टारगेट बदल गया। यानी कि चुनाव आते आते ये परिवर्तन हुआ है, अभी और परिवर्तन होने बाकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है और किस तरह की परिस्थिति बनती है। एक बात तो साफ मान के चलिए कि नीतीश कुमार की अगुवाई में निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन सुरक्षित महसूस कर रहा है। सीट शेयरिंग के समझौते पर जितना भी विवाद हो जाए, जितने तरह की बातें सामने आ जाए, लेकिन एनडीए गठबंधन के लोगों को, उनके घटक दलों को, इन पांडवों को ऐसा लगता है कि हस्तिनापुर उनके हाथ में एक बार फिर से आ जाएगा। और यही कारण है कि पांचों पांडव मतभिन्नता के बाद भी एक साथ एक कमरे में एक जगह रहने के लिए मजबूर हैं। ये नीतीश कुमार की उपलब्धि है और नीतीश कुमार इसी के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि अभी पीयूष गोयल आए थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार एक ही हैं, एक रहेंगे, और एक ही नीतीश कुमार आने वाले 5 साल भी बिहार का नेतृत्व करेंगे। क्या होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन हमारा काम हम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आप किसी के समर्थक हो तो गाली भी दे सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है, अखबार नहीं है कि छप गया इस पर भूजा खा लीजिए और फेंक दीजिए। ये सोशल मीडिया है जनाब, यहाँ हम आपसे सीधा संवाद करते हैं और खुल करके आपसे बात भी करते हैं। जिस भाषा में बात कीजिएगा उस भाषा में हम बोलते हैं। यही इस प्लेटफॉर्म की उपलब्धि है और हम इस प्लेटफॉर्म के नायक हैं क्योंकि इसकी शुरुआत हमने की थी। हम जनक हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर पहली खबर इसी भारत लाइव पर आई थी। नहीं अगर भरोसा हो तो जाके पीछे देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट में आपका इंतजार करेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।